कि अनिल विज जी भी कहते हैं मैं अम्बाला के लिए काम करूँगा जी। तो कुर्सी उन्हें स्टेट की चाहिए, जिम्मेवारी अम्बाला की। दुनिया जहान का भ्रष्टाचार छोड़ो, मैं कहती हूँ जितना बड़ा दिया उतना बड़ा अंधेरा। तो सबसे ज़्यादा अंधेरा अगर आज पूरे हरियाणा में कहीं मिलेगा ना तो अम्बाला के प्रोजेक्ट्स में मिलेगा। आपको मंत्री पद छोड़ना चाहिए, विधायकी है, आप अम्बाला के लिए विधायक बन के काम करें। मंत्री हैं तो पूरे हरियाणा के हैं, फिर ऐसी स्टेटमेंट्स भी मैं नहीं समझती अप्रोप्रिएट हैं। ये बहुत बड़ी चूक है। आप छोटी छोटी चीज़ों को हिला के ना आप इमारत हिला बैठते हो। मैं नहीं कह रही हूँ मैं वो ईंट थी जिससे हरियाणा ढह गया, पर येस आई एम द पोस्टर गर्ल कि ये मिसाल है जी। किसी ने हंस के बोला चित्रा जब जब तुम्हारी टिकट कटी तब तब कांग्रेस भी पार्टी में नहीं आई है। आपके सामने अनिल विज जी हैं जो 7 बार के विधायक रहे, तो उनके साथ आपका सामना था। और अनिल विज के आज भी टीस है इस चीज़ की कि हरा दिया होता भाई बच गया। 2 बार हरा दिया होता, 2 बार बचे हैं। जब तो देरी का और नाकामी का ठीकरा फोड़ना होता है, या मैं कहूँगी इस ऑलमोस्ट हार का ठीकरा फोड़ना होता है, तब तो आपको कर्मचारी और कार्यकर्ता नज़र आ जाते हैं। और जब अपने कुछ और नंबर बनाने हों तब आप अपनी छाती पे ही ठोकते हैं और अपनी छाती पे ही मेडल लगाते हैं उसके अंदर। अगर आप अम्बाला में आने लगेंगे ना जीटी रोड से जी, आपको एक प्रोजेक्ट के बाद एक प्रोजेक्ट मिलेगा जो अपने समय सीमा और बजट से 3 से 4 गुना ऊपर जा चुका है, जिस पे भ्रष्टाचार का सवाल है, जिस पे पैसे की रिकवरी या कॉन्ट्रैक्टर पे पेनल्टी की बात करी जा रही है। जी। अनिल विज जी का कोई स्टेटमेंट ही नहीं है उसके ऊपर। ऐसा कैसे हो सकता है? हर सीट पर एक वोट शेयर था जो भाजपा को शिफ्ट हुआ है। वही वोट शेयर अम्बाला में भी भाजपा के फेवर में गया। आई वुडंट से अनिल विज जी के फेवर में गया। पहली लाठियां मोड़ा गांव के पास पड़ी थी किसानों को हरियाणा में। पुलिस किसकी थी? अनिल विज जी की। जी। और एक किसान, एक गोली से पुलिस की, एक बच्चा मर गया था बॉर्डर पे। जी। वो गोली मैं कहती हूँ किस डिपार्टमेंट की थी और किस डिपार्टमेंट में किस कलम से वो ऑर्डर चला होगा। तो हम तो समझते हैं कि अनिल विज जी काफ़ी कसूरवार रहे हैं किसानों के। मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो अनिल विज जी की कहीं चाहत रहती है कि वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए क्योंकि सीनियर नेता रहे। आप कैसे देखते हो अगर वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं हरियाणा के लिए कैसा रहेगा? आप जाके कहाँ के ट्रक पकड़ लेते हो, किधर का बिजली घर खोद देते हो, किधर के थाने की फाइल निकाल लेते हो। आप अपने इलाके में स्पेशली उस रास्ते पे जहाँ से आप हर रोज़ गुजर रहे हो वहाँ क्यों नहीं झांक रहे हो और बोल क्यों नहीं रहे हो? नोबडी स्टॉप्ड, नोबडी फॉट, नोबडी सेड बी लेट्स रीग्रुप और चलो भी स्ट्रैटेजी बनाते हैं और अरे ऑनेस्टली काम कर लो। नहीं करा क्योंकि हार रहे थे। गए 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 और अब की बार था जीत रहे हैं। मैंने ये बोला मगर दूसरी बार कांग्रेस गड़बड़ करती है जब वो जीत रही होती है। जीत गए जीत गए जीत गए जीत गए जीत गए जीत गए। अच्छा ये चलो कोई बात नहीं, जीत रहे हैं, इसकी रह गई, चलो जो यू नो 65 तो आ ही रही हैं। 30 गलत हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है उसके अंदर। नमस्कार दोस्तों, द एयर न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरे साथ जो आज राजनीतिक हस्ती है, अगर पहले की बात करें तो अच्छे बड़े पद रह चुके हैं। महिला कांग्रेस में सचिव रह चुकी हैं, महासचिव रह चुकी हैं। अगर आम आदमी पार्टी में भी बात करें तो नॉर्थ जोन प्रभारी रह चुके हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष रह चुके हैं और भी बहुत सारे पद रह चुके हैं और इंटरनेशनल वॉलीबॉल खिलाड़ी भी रह चुकी है। मैम स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। आप एक अच्छे डिजाइनर भी रहे हैं मैम। यस आई होप सो। वो तो अच्छे थे नहीं थे, वो तो बाद में होती है। हाँ जी मैम, शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से आपकी पढ़ाई हुई? एक्चुअली मेरी शुरुआत थोड़ी सी इंटरेस्टिंग ये रही कि मैं पैदा चौधरी निर्मल सिंह जी के यहाँ हुई थी, लेकिन मुझे पाला पोसा मेरी बुआ ने। जैसे कि पहले एक बड़ा नॉर्म था, एक तरह का चलन था। मेरे बाद जो मेरा ब्रदर हुआ, पिताजी गांव में रहा करते थे। 4 बहनों के अकेले भाई थे। तो सबसे बड़ी बहन थी वो एक सिविल सर्विसेज में थे, उनके हस्बैंड उनसे मैरिड थी जी। और उनके अपने 2 बेटे थे 10वीं 12वीं में बड़े बड़े। तो जब भाई के दूसरा बच्चा हुआ तो बड़ी बहन ने कहा कि कुछ दिन के लिए हम बेटी को ले जाते हैं जी। और वो मेरे को छोटी सी को लेके गए कुछ दिन के लिए और वो कुछ दिन ऐसे रहे कि मैं वहीं रह गई एक तरह से। अच्छा। मुझे उनसे प्यार भी हो गया। फिर उन्होंने कहा कि देखो तुम गांव में हम बच्ची को पढ़ा देंगे। उनको ये था कि घर में 2 बेटे थे तो एक उम्र के बड़े, मैं समझूंगी बड़े अच्छे पड़ाव पर घर में एक और छोटा बच्चा आ जाए, वो भी बेटी, तो उनको भी एक चाम था जी। और उन्हीं ने रखा। एंड बिकॉज डैडी वॉज इन सिविल सर्विसेज, उनकी पोस्टिंग बहुत होती थी, खास तौर पे प्रधान जी की वजह से। जी। जब ये पावर में होते थे तो कुछ और पोस्टिंग होती थी, नहीं होते थे तो उनकी साल में कई बार 2-2 पोस्टिंग्स होती थी।
तो इसके चलते उन्होंने मुझे कहा कि चित्रा हम तुम्हें हॉस्टल में डाल दें, और उन्होंने मुझे राइस स्पोर्ट्स स्कूल में एडमिट करवाया सोनीपत के पास। तो फिर वहाँ पे आपने 12वीं पढ़ाई? मैंने राई से करी। जी। और वहाँ पे हमारे आर्ट्स के सर थे, उन्होंने कहा भी आप ड्राइंग में और आर्ट्स में अच्छे हो, आप NID क्यों नहीं ट्राई करते हो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन अहमदाबाद। जी। फिर मैंने वहाँ अप्लाई किया और मैं क्लियर कर गई। और फिर वहाँ से ग्रेजुएशन के बाद मैंने कुछ साल बेंगलोर में जॉब करी, कुछ साल दिल्ली में जॉब करी, और 2010 के करीब सबैटिकल लिया। उस दौरान आई वाज एक्सपेक्टिंग माय फर्स्ट चाइल्ड। जी। तो मैंने सोचा भी मदरहुड को एंजॉय करते हैं, और ज़्यादा टाइम फिर मैंने यहाँ बिताया उन दिनों। और उन दिनों मैं पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गई अपने फादर के साथ। जी, इंटरनेशनल वॉलीबॉल आप खिलाड़ी रहे हैं, आपने हरियाणा का नेतृत्व किया है जब बिहार में टूर्नामेंट हुआ था। हाँ जी, पूर्णिया में टूर्नामेंट हुआ था, और देश का भी नेतृत्व किया है जब श्रीलंका के साथ मैच हुआ। नहीं, देश का नेतृत्व नहीं किया था, उस टाइम हमारे कैप्टन कोई और थे, बट मैं इंडिया टीम में थी फॉर इंडिया श्योर। टीम में थे आप। तो फिर इंटरनेशनल खिलाड़ी और राजनीतिक में एकदम से एंट्री, ये चीजें? एकदम से तो नहीं जी, उसके 10-15 साल बाद एंट्री हुई लगभग। जी। स्पोर्ट्स मैंने प्रॉपरली परस्यू सिर्फ स्कूल में किया, क्योंकि बड़ा डिलीजेंट वहाँ पर रूटीन होता था। तो इंडिया मैं अपने 12th में खेली थी अगेंस्ट श्रीलंका, और उसके बाद जब ग्रेजुएशन करने गई तो स्पोर्ट्स को फिर मैं उस तरह से परस्यू नहीं कर पाई जो शायद मैं अगर DU के किसी कॉलेज में जाती वहाँ कर पाती। वहाँ इतना स्पोर्ट्स का कल्चर नहीं था। तो वॉलीबॉल एक रिक्रिएशनल मोड में आ गई, तो कॉलेज में भी खेलते थे। इनफैक्ट आज तक खेलते हैं, घर के बाहर एक लॉन में वो लगा है, और एक टीम इकट्ठी हो जाती है जिसमें कई बार हमारे साथी हैं, यंगस्टर्स हैं, भाई हैं, कुक भी आ जाते हैं, ड्राइवर भी आ जाते हैं, तो सबके सब मिलके खेलते हैं। डिजाइनिंग में आपका काफी इंटरेस्ट रहा है? ऑलमोस्ट 10 years मैंने डिज़ाइन में काम किया। बहुत अच्छा और इनोवेटिव टाइम था, बहुत इंटरेस्टिंग टाइम था NID से एजुकेशन के बाद। जी। और आई थिंक मेरा जो लास्ट प्रोजेक्ट था वो तो कॉमनवेल्थ गेम्स। तो मैं उसमें हमारी कंपनी को भी पिच्ड, और हमें लोगो डिज़ाइन हमने जीत लिया था। लोगो और इमेज डिजाइन 2010 में? हाँ, 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स का लोगो हमारा डिज़ाइन सिलेक्ट हुआ। ओके। और उसके बाद हमारी कंपनी को पूरा मिल गया था इमेज एंड लुक डिज़ाइन करने का। ओके। इमेज एंड लुक का मतलब हमने डिज़ाइन करना था कि मेडल कैसा दिखेगा, यूनिफॉर्म कैसी दिखेगी, स्टेडियम, बस, गाड़ी, एयरपोर्ट, जी। चौक कैसे दिखेंगे, मैन्युफैक्चरिंग जो मर्जी करता रहे उसके। तो वो मेरा लास्ट प्रोजेक्ट था। और उसके बाद फिर मैंने बहुत हेक्टिक प्रोजेक्ट था, ऑलमोस्ट 2 years लॉन्ग। तो मैं उसमें दिल्ली में हमारी मेन डिज़ाइन एंकर, मतलब प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के रूप में मैं उसमें पूरे में रही। फिर उसके बाद मैंने छुट्टी ली। जी। तो निर्मल सिंह मोहरा आपके पिताजी हैं, तो उनके बारे में आप जैसे इतने बड़े नेता रहे हैं, और एक बात करें तो दबंग के तौर पे भी पूरे हरियाणा में जाना जाता है, तो फिर क्या कुछ आप उनके बारे में सोचते हैं? देखिए, ही इज़ ऑलवेज बीन एन इंस्पिरेशन फॉर अस, है ना जी। और हर बच्चे का अपने पिता को देखने का एक नज़रिया होता है। एंड मैं कहूँगी चौधरी निर्मल सिंह जी हमेशा एक लार्जर देन लाइफ इमेज थे। हाँ। मतलब हम बच्चे होते हुए भी कभी इस बात से वो नहीं हो पाए कि उनकी राजनीतिक और सामाजिक सांझ कितनी बड़ी थी। जी। मतलब हमारे घर में प्राइवेसी जैसी शब्द बड़े कम होते थे। हाँ। मतलब वो सुबह सुबह बेडरूम में है तो 6:30 बजे लोग बेडरूम में भी आ जाते थे मिलने के लिए। ये बात। तो हमें ये ज़रूर पता था कि अगर वो फादर भी हैं, लेकिन बिफोर दैट उनका उन्होंने जो एक सामाजिक इलाके में जो एक रिश्ता बनाया वो बहुत महत्वपूर्ण रहा, और हम भी उस रिश्ते का हिस्सा बने रहे। कभी हमारा था मेरा पापा है और पब्लिक में कोई और है, ऐसा नहीं था। और वो हमेशा कहते थे कि भी मेरी माँ ने तो मैं एक ही पैदा किया था, लेकिन बेगाने पुत्र बड़े, बेगानी माँ ने मुझे बहुत सारे भाई दिए हैं। जी। तो ही इज़ बीन बोल्ड, उनकी एक इमेज रही है दबंगई की, लेकिन कोई भी इंसान जो उन्हें जानता होगा करीब से वो आपको यही कहेगा बहुत नरम इंसान है। जी। एंड बहुत लविंग इंसान है। और क्योंकि हमारे पास शब्द आ जाते हैं किसी को एनालाइज करने के लिए, तो मैं ये कहूँगी मैंने इतनी ज़्यादा एम्पैथी, दूसरे की भावना को समझ पाने की क्षमता, मैंने इतनी एम्पैथी शायद ही किसी इंसान में देखी हो जितनी मैंने उनमें देखी है। तो ही वॉज एन इंस्पिरेशन, एंड येट कभी ऐसा नहीं लगा था कि बहुत बड़े हैं, आउट ऑफ टच हैं। ही वॉज क्वाइट लविंग एंड लविंग टू एवरीवन। बड़ा उन्होंने, मैं समझूंगी, हमारे पूरे खानदान को बांध के रखा। जी।
आपने जो राजनीति की शुरुआत की तो पार्षद आप रही हैं पहले, तो उसके बाद अगर बात करें काफ़ी पार्टियों में भी आपने काम किया है, लेकिन हर बार ये रहता है कि निर्दलीय आप चुनाव लड़ते हैं, ये क्या वजह है? ये मैं भी किसी से कह रही थी कि मैंने कहा कम से कम औरों को तो पता नहीं, मेरा कांग्रेस की टिकट पे किस्मत ही नहीं है चुनाव लड़ने की शायद। जबकि 2013 में जब पार्षद का चुनाव आया तो कांग्रेस वाज इन स्टेट इन पावर। जी उस वक्त कांग्रेस ने फैसला करा हम चुनाव चिन्ह पे नहीं लड़ेंगे। जी सारी उम्र प्रधान जी को सब कहते रहे इतनी बड़ी लेगेसी है, कौन चलाएगा। प्रधान जी ने कभी इस बात का प्रेशर नहीं माना था कि भी मेरे बाद कौन होगा होगा। उन्होंने कहा नहीं होगा नहीं होगा। और जैसा कि मैंने कहा कि बेबी था, प्रेगनेंसी थी, तो मैंने बहुत टाइम यहाँ बिताया। मैं उनकी अनऑफिशियल असिस्टेंट थी, चिट्ठी करनी है, प्रोग्राम करना है, कुछ ऑर्गेनाइज करना है, प्रेजेंटेशन बनानी है। तो कब ये चुनाव आया और कब मैं उसमें, उन्होंने कहा कर लो। हाँ। मैंने कहा कर लेंगे। और प्रधान जी अकेले इंसान थे जो शायद मुझे टोकते रहे। उन्होंने एक ही बात कही, चित्रा बहुत हार्ड लाइफ है, बहुत पब्लिक की जवाबदेही है, सोच के आना। और हमारी कहाँ सोच होती थी उस टाइम इतनी। हमने कहा क्या हो सकता है, सब कुछ कर सकते हैं हम, वी आर प्रोफेशनल्स, यू नो, देयर इज नथिंग आई कांट हैंडल। तो पॉलिटिक्स में उनके साथ आ गए। और मैं यही कहूँगी कि देन सिंस देन ही इज गाइडेड आल्सो अ लॉट इन द होल मैटर। जी, तो आपने एक नई पार्टी की भी शुरुआत की थी क्या? हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट में आपने काम किया था। HDF का ये था कि जब 2019 में मुझे टिकट नहीं मिला, जी, एट द सेम टाइम जो सिटी से चुनाव लड़ रहे थे उनको भी टिकट नहीं मिला था। प्रधान जी ने यही बोला दोनों को कि आप दोनों लड़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जी। उन्होंने ये कहा कि प्रधान जी मेरे चेहरे पर लोग इकट्ठे नहीं होंगे, आपके चेहरे पर होंगे। जी। यू नो, अगर हमें अपनी टीम और अपनी बात करनी है। एंड फॉर द रिकॉर्ड 2019 में हम 2 टिकट नहीं मांग रहे थे, प्रधान जी MP लड़े थे, प्रधान जी के बाद मैं कैंट से मांग रही थी। तो जो सिटी से लड़ रहे थे उन्होंने कहा कि आप यहाँ से आके लड़ो। और कुछ सिचुएशन ऐसी बनी कि मैं यहाँ से अकेली लड़ रही थी जिस सीट से मैंने दावेदारी करी थी, और प्रधान जी उनकी सीट पर, वहां पर जो था उनके एरिया में प्रधान जी का इलाका रहा था। प्रधान जी की तकरीबन मैं कहूँगी 40-45 साल की राजनीति उस इलाके की रही थी। तो प्रधान जी वेंट इन दैट एरिया। और आज उसके बाद जब हमने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा तो पार्टी ने हमें निष्कासित कर दिया। चुनाव में पिछली बार प्रधान जी को तकरीबन 56,000 वोट आए, मुझे ऑलमोस्ट 45 के करीब यहाँ पर आए। तो फिर ये आया कि भाई हम इस टीम को कोई रूपरेखा दें, ऐसे बिखरी तो रह नहीं सकती। तो हमने अपना एक फ्रंट बनाया, रजिस्टर्ड बॉडी कॉल्ड HDF, हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट। मेरे चुनाव में आम आदमी पार्टी ने मेरे मदद करी थी लोकली, और उसके बाद हमारा एक आपस में एक रिश्ता बातचीत का सुशील गुप्ता जी के साथ हमेशा रहा था। जी। तो 2 साल 2.5 साल HDF के बाद उनसे जब काफी बात चलती रही तो हमने फिर आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी। जी। विच मैं कहूँगी हमने जिंदगी में कोई पार्टी छोड़ी है कभी तो वो आम आदमी पार्टी छोड़ी बस। तो HDF का विलय आप में हुआ था, आप छोड़ के हम जैन में कांग्रेस में आए। घर वापसी कहेंगे। घर वापसी। और फिर घर वापसी में वही हुआ जो पिछली बार हुआ, टिकट डिनाई हुआ, फिर मैं इंडिपेंडेंट लड़ी, फिर मुझे निष्कासित कर दिया गया। जी जी बिल्कुल मैम। और ये बहुत अच्छा चुनाव हुआ था। तो सभी लोग ये कहते हैं कि पूरे हरियाणा में कि अंबाला सीट तो निकल रही है, लेकिन निकलते रह जाती है। ये एक बड़ी वजह रहती है, दोनों बार की बात है ये। पिछली बार तो देखिए वेव थी, कांग्रेस की नहीं थी और भाजपा के खिलाफ नहीं थी। पिछली बार का चुनाव हमें इतना नहीं सरप्राइजिंग लगा था, लेकिन अब की बार एक फैक्टर था जिसने पूरे हरियाणा में कांग्रेस की 65 सीटों को 37 पे लपेट दिया। हर सीट पर एक वोट शेयर था जो भाजपा को शिफ्ट हुआ है। वही वोट शेयर अंबाला में भी भाजपा के फेवर में गया। आई वुडंट से अनिल विज जी के फेवर में गया, भाजपा के फेवर में गया। एंड आई वाज अ कोलैटरल डैमेज पूरी कहानी के अंदर। तो इसलिए मैं समझती हूँ यहाँ पर भी हम जीतते रह गए इसके अंदर। जी बिल्कुल। 2016 आपके लिए अच्छा नहीं रहा, आपका बेटा 8 महीने का बीमार हो गया था। बहुत चैलेंजिंग था। और फिर आपने उनको लीवर भी दिया। आई थिंक मेरी लाइफ का टफेस्ट थिंग जो मैंने अपनी लाइफ में झेली है वो साल और वो समय था।
दैट वाज तो इट। फिर ये कैसे कर लेते हो, साथ में एक मदर या फैमिली की भी जिम्मेवारी है, साथ में फिर लोगों की जिम्मेवारी आप पे बहुत बड़ी है। मैं ये कहूँगी कि पहली बात मैं अकेले नहीं कर रही थी, आई हैड माई फैमिली विद मी। और मैं कहूँगी मेरे पूरे परिवार ने मेरे को एकदम से बहुत ज़्यादा तगड़े तरह पे सपोर्ट किया, सबसे ज़्यादा मेरी मदर ने। एंड नॉट जस्ट कि उन्होंने मेरे साथ खड़े होकर काम या मदद या बोझ उठाया, बहुत से लोग आपको मॉरली भी स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। मुझे याद है, मुझे किसी ने बोला कि चित्रा जी आपके ना स्टार्स खराब चल रहे हैं, आप टेबल पे लेटे ना उठोगे नहीं, उन्होंने मुझे ये बोला। तो आदमी को तो दिमाग बड़ा परेशान होता है उस टाइम, तो आप बहन का पिटारा बन चुके होते हो, है ना। तो मैंने फिर अपनी मदर को बोला, मैंने कहा मामा ये कह रहा है, क्योंकि आई वाज गोना बी द डोनर। उन्होंने पलक नहीं झपकी, मेरी मदर ने मुझे एक बात बोली, उन्होंने कहा चित्रा ये ना तेरा धर्म है, ये तेरा बच्चा है, ये तेरा धर्म है और तूने अपना धर्म करना है जी। और तू इससे अगर बचने की, अपने कर्म से बचने की कोशिश करेगी ना, तो कहीं और इसको झेलेगी। तो मतलब नॉट दैट इट वाज अ डाउट, बट आई एम प्राउड कि मेरी मदर ने उस टाइम मुझे ये नहीं करा, हाय मेरी बच्ची, यू नो, शी जस्ट सेड तेरा रास्ता है, तूने चलना है एंड जस्ट वॉक, जो भी इस पे होता है। तो इट वाज क्वाइट अमेजिंग। और पॉलिटिक्स मैं ये कहूँगी, पॉलिटिक्स शायद एक प्रोफेशन ऐसा है जो काम नहीं है जी, रिश्ते ही रिश्ते हैं। तो मुझे ये भी याद है कि उसी टाइम जो लोग मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनने थे वो मेरा सपोर्ट भी बने। और बिकॉज इट्स नॉट अ पक्का जॉब, उस वक्त मैंने पूरा फोकस अपना सारा कुछ बच्चे पे और इसके ऊपर कर लिया था जी। एंड मैं कहूँगी बहुत सी दुआएं मिली, बहुत सा प्यार मिला एंड गॉड गिव एन अपॉर्चुनिटी एंड वी गॉट थ्रू दैट टाइम। लोगों को एक आस भी रहती है, ये एक बड़ी बात है कि लोगों को ना सबकी आस भी बने हुए हो आप आसपास के एरिया की। और अब तो हरियाणा में कहीं नाम जाता है तो चित्रा सरवारा, तो इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये सब कैसे कर लिया आपने? ये मैंने नहीं किया, मैं तो समझती हूँ इट हैपेंड। मुझे वो टाइम याद है जब मैं नई नई पॉलिटिक्स में आई थी, तब काम लगता था। फिर थोड़े टाइम बाद आपकी फीलिंग्स जुड़ जाती हैं। पहले होता था चलो जी डेथ हो गई, चलो एक फंक्शन अटेंड कर लेंगे, शुरू में जब आप आए होते हो, अच्छा ये भी करना है, ये भी करना है। फिर आपको ये हो जाता है थोड़े टाइम के बाद कि अरे उनको ये हो गया, अरे उनके साथ ऐसा हो गया, अरे ये कैसे हो गया। वो जो कहते हैं ना फर्मेंट होके थोड़े टाइम बाद काम बनता है। तो ओवर टाइम आई थिंक पॉलिटिक्स में वो इन्वॉल्वमेंट, एंड मैं ये ज़रूर कहूँगी इट कैन बी वन ऑफ द मोस्ट सेटिस्फाइंग जॉब्स, इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट थैंकलेस फील्ड्स। आप किसी के 10 काम करोगे, आप 11वें में चूक गए थोड़ा सा, फिर वो आपको उसी पे माफ़ नहीं करेंगे। तो कई बार मैंने पहले भी ये लाइन कही है कि राजनीति में वी विल सी द बेस्ट ऑफ पीपल एंड वी विल सी द वर्स्ट। आपको एक इंसान की या इंसानों की सबसे खूबसूरत साइड भी दिखेगी और सबसे बदतर साइड भी राजनीति ज़रूर दिखाती है। आपके परिवार के राजीव गांधी जी के साथ काफ़ी अच्छे रिश्ते रहे हैं और आपने एक मुहिम अम्बाला के अंदर जो छेड़ी थी, एक व्यक्ति तो एक सोच का एक नारा दिया था। तो इस राजीव गांधी जी के साथ परिवार के अच्छे रिश्ते शुरू से ही मतलब थे या कैसे? प्रधान जी के मेरे फादर के ज़्यादा अच्छे थे। 2013 में जब मैं पॉलिटिक्स में आई, मतलब हम मिले थे कई बार, तो उस तरह की सेंटर की पॉलिटिक्स नहीं करी, कभी ज़्यादा परस्यू नहीं करा था। और 14 से तो खैर कांग्रेस नेगेटिव में ही चल रही थी। बट यस, मेरे फादर कहते थे मैं कांग्रेस हूँ और मैं गांधी परिवार लॉयलिस्ट हूँ। यू नो, अभी भी आप हमारे घर में जाएंगे तो राजीव गांधी के साथ उनकी फोटोग्राफ सारे घर में लगी हुई हैं जी। एंड मुझे याद है जब हम आप में गए तो किसी ने बोला कि ये उतार दीजिए, अभी अच्छी नहीं लगती है। तो ही जस्ट सेड वन थिंग, ही सेड इनको छूना नहीं किसी ने, यू नो। सो यस, हम ये कहेंगे हम परिवार को के बड़े करीबी हैं मन से और आत्मा से। क्या उतनी हमारी करीबी जान पहचान या मिलना है, वो नहीं है। एंड मे बी वी वर नॉट स्मार्ट इनफ टू डू दैट। जी, आपके सामने अनिल विज जी है जो 7 बार के विधायक रहे हैं, तो उनके साथ आपका सामना था। और अनिल विज के आज भी टीस है इस चीज की कि हरा दिया होता भाई, बच गया। 2 बार हरा दिया होता, 2 बार बचे हैं, मैं ये कहना चाहूंगी। हाँ जी, और अब तो वो टीस बाहर निकल रही है, मीडिया के सामने आ रही है। मैं ये कह ही रही थी किसी को, मैंने कहा जी हमारे तो दुख का गम मिट चुका है जी, हारने का गम मिट गया इतने टाइम में। अनिल विज जी का जीत का गम नहीं मिट के दे रहा।
और मैं तो बिल्कुल कहती हूँ कि देखिए अनिल विज जी को भी एहसास होगा कि जीत कैसे हुई, राइट। और अगर वो फैक्टर जिसने वोट्स को भाजपा के फेवर में ट्रांसफर करा, अगर वो यहाँ काम ना करता तो अनिल विज जी जीत नहीं रहते। मैं तो कहूँ कि जो आज वो हर किसी के अंदर गद्दार चिल्लाते हैं, ये तो खैर स्टैंप लगा के तो उनको कर रहे जो क्लियरली चले गए। शायद आज उन्हें अपने आसपास बैठे लोगों में भी यही दिखता होगा कि पता नहीं इसने मुझे वोट करी कि नहीं करी, पता नहीं इसकी वाइफ ने, बहन ने, भाई ने, जीजे ने मुझे वोट करी कि नहीं करी। जी। बिकॉज अगर आप 3,000 करोड़ खर्च कर दो और आप इतने ऑनेस्ट हो, जितना आप कहते हो और जितने आप प्रिय हो सबके, तो ये मार्जिन इस तरह से आके नहीं रुकना चाहिए था। नॉट अगेंस्ट एन इंडिपेंडेंट, एंड स्पेशली जब सारे फैक्टर आपको फेवर कर रहे थे, यहाँ तक कि कांग्रेस ने जिसको टिकट दी वो भी आपके फेवर में गई बात, और जिस तरह से कांग्रेस चुनाव लड़ी वो भी आपको फेवर कर रहा था, यू नो। जी, ये रिश्ता क्या कहलाता है, आशीष तायल जी यस यस की यस। फोटो भी वायरल की गई, वो आपके साथ भी दिख रहे हैं, उनके साथ भी दिख रहे हैं, तो ऐसे कार्यकर्ताओं। नहीं, आशीष तायल जी मेरे साथ किसी फोटो में नहीं दिखे होंगे, इट शुड बी ऑन रिकॉर्ड। उनके कुछ साथी, उनके क्यों कह रहे हो, भाजपा के साथी थे। अनिल विज जी ये क्यों नहीं कहते मेरे कुछ साथी चित्रा के साथ खड़े, वो किसी एक कार्यकर्ता को क्यों पकड़ रहे हैं इसके अंदर। ये तो मैं समझती हूँ जो ना कहानी के तुक जोड़ने के लिए बड़ी लंबी सी लाइन खींची जा रही है। जी। जो मेरे साथ थे, मैं ये कह रही हूँ वो सब के सब अनिल विज जी के साथ एक दिन खड़े हुए थे। तो अनिल विज जी को हराने का असली जिम्मेवार कौन है फिर, ये बताइए आप मुझे। और लोग छोड़ के आए। मैं इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रही थी, मैं कांग्रेस में नहीं थी, मैं सरकार बनाने नहीं जा रही थी, लेकिन फिर भी जितनी ज्वाइनिंग्स हुई, मैं कहूँगी ऑलमोस्ट 99% भाजपा छोड़कर लोगों ने मुझे ज्वाइन किया इस चुनाव में। मुझे छोड़ के जाने वाले बहुत कम रहे होंगे वहाँ पे। जी, तो जनता दरबार जो लगाया जाता है और अनिल विज जी की जो छवि है, कहीं भी छापेमारी करते हैं, सस्पेंड कर देते हैं। अंबाला में क्या कुछ लगता है आप लोगों को, काम हुए हैं अंबाला में, भ्रष्टाचार नहीं है, जीरो टॉलरेंस है? हम तो इनसे बोले जा रहे हैं एक छापा अंबाला में भी मार दो जी, एक चलान अंबाला में भी काट दो। अगर आप अंबाला में आने लगेंगे ना जीटी रोड से, जी, आपको एक प्रोजेक्ट के बाद एक प्रोजेक्ट मिलेगा जो अपने समय सीमा और बजट से 3 से 4 गुना ऊपर जा चुका है, जिस पे भ्रष्टाचार का सवाल है, हाँ जिस पे पैसे की रिकवरी या कॉन्ट्रैक्टर पे पेनल्टी की बात करी जा रही है। जी, अनिल विज जी का कोई स्टेटमेंट ही नहीं है उसके ऊपर। ऐसा कैसे हो सकता है? आप जाके कहाँ के ट्रक पकड़ लेते हो, किधर का बिजली घर खोद देते हो, किधर के थाने की फाइल निकाल लेते हो। आप अपने इलाके में, स्पेशली उस रास्ते पे जहाँ से आप हर रोज गुजर रहे हो, वहाँ क्यों नहीं झांक रहे और बोल क्यों नहीं रहे हो? तो मैं तो कहूँगी इनकी तो चुप्पी बड़ी संदिग्ध है। ये क्या कमाल की बात हुई इसके अंदर। अंबाला में आप देखिए शहीदी स्मारक 20-30 करोड़ का प्रोजेक्ट हुआ करता था, आज खुद ही कह रहे हैं 200 करोड़ के करीब शायद है, एंड नो आइडिया रिकवरी है उसमें। आज यहाँ पर स्टेडियम बन रहा है, 40 करोड़ में टेंडर उठा था, 2 साल में बनना था, जी, अब 120 करोड़ से ऊपर जा चुकी है। अंदाजा है कि 150 करोड़ पे बात जा चुकी है। 9वां साल लग चुका है, प्रोजेक्ट इज नोवेयर। व्हाट इज हैपनिंग? तो फिर ये क्या दिखावा चल रहा है पूरे हरियाणा के अंदर? आप उसके आगे जाओ, अग्निशमन बिल्डिंग, बैंक स्क्वायर, शहीद मतलब हॉस्पिटल, उसके आगे अगर आप जाएं तो कॉलेज। मैं तो समझ रही हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है ये क्या चल रहा है। आप कह रहे हो जब आप कहते हो मैं 3,000 करोड़ लाया, जी, तो हाउ डू यू जस्टिफाई स्टेडियम के ऊपर आपने जो 80 करोड़ फालतू खर्च करा है? तो ये तो सबको मतलब यही हम इनसे सवाल कर रहे हैं। आप दुनिया जहान का भ्रष्टाचार छोड़ो, मैं कहती हूँ जितना बड़ा दिया उतना बड़ा अंधेरा। तो सबसे ज्यादा अंधेरा अगर आज पूरे हरियाणा में कहीं मिलेगा ना, तो अंबाला के प्रोजेक्ट्स में मिलेगा आपको। जी, तो कहते हैं कि अधिकारी नहीं सुनते उनके, अब बल्कि जो डीसी साहब है उनका तबादला भी किया गया है, तो चुनाव में कह रहे थे कि दूसरी तरफ मदद कर रहे थे। मैं आपको बता रही हूँ ना, अनिल विज जी को तो हर किसी में दिख रहा होगा इसने दूसरी तरफ की मदद करी। हर किसी के अंदर वो जो अब हम कहें वहम है कि दुख है कि वो निराशा है या जो भी है। और कभी कहते हैं अब अधिकारी नहीं सुन रहे, कभी कहते हैं मेरा काम 303 की गोली की तरह है, कभी आप पुष्पा स्टाइल में बोल रहे होते हो। तो मैं समझती हूँ जब तो देरी का और नाकामी का ठीकरा फोड़ना होता है, या मैं कहूँगी इस ऑलमोस्ट हार का ठीकरा फोड़ना होता है, तब तो आपको कर्मचारी और कार्यकर्ता नजर आ जाते हैं। और जब अपने कुछ और नंबर बनाने हों, तब आप अपनी छाती पे ही ठोकते हैं और अपनी छाती पे ही मेडल लगाते हैं उसके अंदर।
किसानों का आंदोलन चला हुआ है और 1 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया, बैठे हैं किसान। वी साहब ने कहा कि अगर बातें नहीं मानी तो मैं डल्लेवाल की तरह अनशन करूँगा। तो इस पे आप क्या कहेंगे कि किसान सही बैठे हैं तो साइड में बैठे? अनिल विज जी तो यही बता रहे हैं अपनी बातों से। अगर वो उस अनशन को एक मिसाल मानते हैं कि उनके अनशन और उनकी मांग पूरी की पूरी सही है। बाकी विज साहब का किसानों के साथ रिश्ता बड़ा अजीब रहा। देखिए, वो रहे थे हमारे गृह मंत्री जिस दौरान हमारा किसान आंदोलन पीक पे चला है। पहली लाठियां मोड़ा गांव के पास पड़ी थी किसानों को हरियाणा में। पुलिस किसकी थी? अनिल विज जी की। जी और एक किसान, एक गोली से पुलिस की, एक बच्चा मर गया था बॉर्डर पे जी यहाँ पे। वो गोली मैं कहती हूँ किस डिपार्टमेंट की थी और किस डिपार्टमेंट में किस कलम से वो ऑर्डर चला होगा। तो हम तो समझते हैं कि अनिल विज जी काफी कसूरवार रहे हैं किसानों के। और ये सवाल उनसे पूछे भी गए। एक वाटर कैनन का मुंह मोड़ने के लिए एक बच्चे को जेल में डाला जाता है, टॉर्चर किया जाता है। मतलब हमने हदें सुनी है टॉर्चर की। और वो जब व्यक्ति एक सभा में आके इनसे सवाल पूछ लेता है तो उस पर ये अटैक चिल्लाने लग जाते हैं कि मेरे ऊपर ये हो गया, मेरे ऊपर वो हो गया। जी मतलब आप लाठी बरसाओ, बम बरसाओ, आंसू गैस बरसाओ, गोली बरसाओ और कोई आपको गांव में आने ना दे अपना उत्साह, तो आप उससे उनके ऊपर इल्जाम भी करने लग जाते हो। तो मैं कहूँगी कि अनिल विज जी जो है आंदोलन में कहीं भी किसी भी तरह से किसानों के साथ नहीं रहते। आज किसानों के आंदोलन की मिसाल एक नेता की उठा रहे हैं जी तो ये अपॉर्चुनिज्म है आपका। शायद उनका मतलब नहीं था जी ये करना कि वो सही हैं। हाँ बस वो एक वो देना था कि भी मैं इस पॉइंट पे आके इस हद तक चला जाऊंगा जी। और अपनी सरकार को मजबूर करना उनका पॉइंट था। आपकी बात मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो अनिल विज जी की कहीं चाहत रहती है कि वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए क्योंकि सीनियर नेता रहे। आप कैसे देखते हो अगर वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं, हरियाणा के लिए कैसा रहेगा? देखिए, बहुत अग्रेसिव है, बहुत अनप्रिडिक्टेबल है और कई बार ऐसा लगता है कि ही इज नॉट अ टीम प्लेयर। और मैं नहीं समझती जो टीम प्लेयर नहीं है वो इतनी बड़ी पोस्ट पे जी जा सकता है या उसके साथ पूरी जस्टिस कर सकता है, उसके सारा दायित्व निभा सकता है। इट्स अ पर्सनल ओपिनियन, पर्सनल है ना जी। सेंसेशनलिज्म एक बात है, सनसनी करना, स्टेटमेंट देना, एक स्टेट को चलाना और उसमें हर कोई होगा, आपके साथ आवाज होगी, आपके विपक्ष में भी एक आवाज होगी और गरीब की भी होगी, अमीर की भी होगी। वो बैलेंस कर पाना अब तक उनके पॉलिटिकल स्टाइल में नहीं देखा गया। थोड़ा सा तानाशाही का उनका रवैया है। और मैं कहूँगी जो इतने कार्यकर्ता छोड़ के भागे अब की बार पहली अपॉर्चुनिटी पे उनको, तो ये भी उसी बात की गवाही देता है। सो आई डू नॉट थिंक कि उनका वर्किंग स्टाइल और उनका टेम्परामेंट इज अप्रोप्रिएट जी किसी भी तरह से। और मैं नहीं समझती भाजपा में सीनियरिटी काउंट करती है। अगर आप मध्य प्रदेश के, राजस्थान के सीएम्स देखें, इवन मनोहर लाल खट्टर जी को देखें तो फर्स्ट टाइमर थे, देखिए बिकेम अ सीएम। सो ये जो आर्ग्यूमेंट लेके चले हुए हैं ये तो इनकी पार्टी का ही चलन नहीं है। या तो पार्टी हर जगह सीनियरिटी को रिवॉर्ड कर रही थी और आपको नहीं दिया। और मैं समझती हूँ हो सकता है इसके पीछे पार्टी का एक सोचा समझा फैसला हो, लुकिंग एट हिज वर्किंग स्टाइल। तो विपक्ष की तो अच्छी भूमिका निभा रहे हैं, ये मान सकते हो? हाँ बिल्कुल निभा रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं हमसे भी अच्छी कोई निभा रहा हुआ अनिल विज जी। अभी लीडर ऑफ ऑपोजिशन शायद हरियाणा में तो अभी डिसाइडेड नहीं है, बट ना तो वो कसर छोड़ रहे हैं जी। उन्होंने ही लीडर ऑफ ऑपोजिशन का रोल हरियाणा में बीड़ा उठा लिया है और अच्छे से निभा रहे हैं। जी, आप कांग्रेस में तो नहीं हैं, लेकिन मैं सवाल पूछूंगा कि पर्सनली कांग्रेस के हालात इतने बुरे क्यों हुए, क्या वजह आप मानते हो? क्योंकि एक वेव बनी हुई थी लेकिन एकदम से ही बीजेपी सरकार आ गई। देखिए, मैं उस दौरान पार्टी के साथ थी जी, जनवरी से लेके अक्टूबर तक। सोशल मीडिया इंचार्ज आप? नहीं, सोशल मीडिया इंचार्ज अनऑफिशियली था, बट आई वाज अ पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी डिस्कशन। हम सब करते थे डेली क्या करेंगे। और ये था कि एमपी इलेक्शन से पहले पार्टी काफी बुरे हाल में थी। ये था एक नहीं आती जी, एक दीपेंद्र जी की आ जाएगी, 2 आ जाएंगी या कुछ ऐसे आ जाएगा ज्यादा से ज्यादा। और उस वक्त बिल्कुल लो कॉन्फिडेंस में पार्टी थी। पार्टी ने कुछ बेटर डिसीजंस लिए जिसमें सबसे प्रमुख था अ गुड टिकटिंग, और उससे सारा माहौल बदल गया था। जब कांग्रेस यहाँ पर आई ना, जैसे ही हमारा ये एमपी चुनाव खत्म हुआ, आप चारों तरफ देख सकते थे कॉन्फिडेंस था जी। और मैं कहूँगी ओवर कॉन्फिडेंस था।
और जो मैं समझती हूँ वो सब मेरी गवाही देंगे, जो जिनसे मेरी उस टाइम चर्चाएं होती थी, मैं आम कहती थी। मैं तो कांग्रेस 2 टाइम पर बिल्कुल कहते हैं ना काम खराब कर लेती है। एक तो जब हार रही होती है जी 19 में क्या था, हार रहे हैं, 12 नहीं आती, 13 नहीं आती, आखिर तक तो हो गया, सिंगल डिजिट पार नहीं होता, 8 आएंगी 9 आएंगी। उस हालत में भी एक अजीब सी नकारात्मकता ने कांग्रेस को घेर लिया। चल ये भी कट रहा है, मैं भी काट दूंगा, तूने उसकी काटी मैं इसकी काट दूंगा, भी भाड़ में जा ही रहे हैं तो अच्छे से ही चले जाएं। नोबडी स्टॉप्ड, नोबडी फॉट, नोबडी सेड बी लेट्स रीग्रुप और चलो भी स्ट्रेटेजी बनाते हैं और अरे ऑनेस्टली काम कर लो। नहीं करा क्योंकि हार रहे थे, गए 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 गए। और अब की बार था जीत रहे हैं, मैंने ये बोला मगर दूसरी बार कांग्रेस गड़बड़ करती है जब वो जीत रही होती है। जीत गए जीत गए जीत गए जीत गए जीत गए जीत गए, अच्छा ये चलो कोई बात नहीं, जीत रहे हैं, इसकी रह गई, चलो जो यू नो 65 तो आ ही रही हैं, 30 गलत हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर, चलो उसमें कुछ मेरी डाल दो, कुछ उसकी डाल दो, कुछ इसकी डाल दो। और एक जब आपके बिगेस्ट लीडर्स को ये कॉन्फिडेंस ना रहे कि पार्टी विल सपोर्ट अस, अगर आज हम आपको खड़ा कर रहे हैं, एक डिस्ट्रस्ट और मिसट्रस्ट पार्टी के अंदर, तो ये ओवर कॉन्फिडेंस और ये डाउट, इस दोनों चीजों ने भी वही नकारात्मकता एक पार्टी के अंदर ला दी। फिर से गए जीत गए जीत गए जीत गए जीत गए 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 हो गए उसके अंदर बिल्कुल नीचे। वही तो ना, अगर आपकी टिकट की बात करें तो ये था कि अगर आपको टिकट मिल जाती है तो एक तरफा जीत रहे हैं, ये बातें थी। एंड व्हाट यू डू इज आप छोटी छोटी चीजों को हिला के ना आप इमारत हिला बैठते हो। मैं नहीं कह रही हूँ मैं वो ईंट थी जिससे हरियाणा ढह गया, बट यस आई एम द पोस्टर गर्ल कि ये मिसाल है जी। किसी ने हंस के बोला चित्रा जब जब तुम्हारी टिकट कटी तब तब कांग्रेस भी पार्टी में नहीं आई है जी, बट इट वाज एक्सट्रीमली सैड। अंडर कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस ये दोनों प्रॉब्लम्स कांग्रेस की हैं। बीच में एक पॉइंट आता है जब आप कूलली कामली काम करते हो, वो पॉइंट कांग्रेस ने अभी पहुंची नहीं है या पाया नहीं है, यू नो, एंड इट वाज अ शॉक। और मैं कहूँगी बहुत बार हारे हैं, लेकिन जो अब की बार का शौक था, छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेके बड़े से बड़े नेता तक, जिस तरह से इस शौक ने शौक दिया है ना, और जिस तरह से इसने कांग्रेस की इमेज को डेंट किया है लोगों के माइंड में, इंडिया गठबंधन के माइंड में, इससे डैमेजिंग शायद ही कोई स्टेट रही हो। आती अवाती चीज आपने गवा दी, दे दी, तो दिस शुड बी अ टेक्स्ट बुक केस। दीपेंद्र हुड्डा की यात्रा को आप कितना सही मानते हैं? देखिए, एक माहौल था और एक युवा ऊर्जा खड़ी भी करनी थी, तो मैं समझती हूँ कि अगर उस यात्रा ने कुछ किया होगा तो कुछ पॉजिटिव ही किया होगा। इट वुड हैव एनर्जाइज्ड पीपल। आफ्टर ऑल कितनी रैलीज, कितना क्या हो जाएगा। और एक बड़ा एक एम्बिशियस टारगेट था कि 90 विधानसभाओं में जाके 90 पद यात्राएं निकालना। आई थिंक 45 या 50 हो गई थी, आई एम अज्यूमिंग, जो मुझे लास्ट पता है उसके अंदर। तो देखिए, मैं समझती हूँ एनर्जी, जैसे न्यूटन कहता है ना, कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। अगर किसी ने किसी चीज़ में ऊर्जा डाली है उसका रिजल्ट आएगा। तो मैं समझती हूँ इट वाज अ पॉजिटिव एनर्जी, उसने कुछ पॉजिटिव ही डाला हो उसके अंदर। ना करना क्या बेहतर था? हाँ, ये भी है ना, ना करने से वो करना बेहतर था। और बहुत सी चीज़ें थी जो ना करती पार्टी। जी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में कितना कुछ फर्क आप मानते हो, क्योंकि आप दोनों पार्टियों में रहे भी हैं, आपका एक्सपीरियंस है। तो कुछ डेंट किया है आम आदमी पार्टी ने इस चुनाव में भी कांग्रेस का? इस चुनाव में तो नहीं कर पाई, बट यस, ऑन द होल मैं कहूँगी एक जनरेशनल गैप है। एक है ग्रैंड ओल्ड पार्टी, एक है यंगेस्ट पार्टी। जी, यंगेस्ट पार्टी में आइडियलिज्म और प्रोफेशनलिज्म ज़्यादा है, एंड वो बहुत कम से बहुत ज़्यादा बना लेते हैं। हाँ, और कांग्रेस बहुत कुछ होते हुए भी हाँ, बिल्कुल, बहुत कम डिलीवरी कर पाती है। जी, एंड मैं आम आदमी पार्टी के लिए ज़रूर कहूँगी कि पॉलिटिकल फील्ड के अंदर थोड़ा फर्क डाल पाना। क्या उन्होंने 100% स्कूल ठीक कर दिए? नहीं हुए भाई। नहीं हुए। क्या उन्होंने 10% करे? मे बी दैट वाज 100% मोर देन एनी अदर पॉलिटिकल पार्टी। अगर आप एजुकेशन बोलो, जी, किसका नाम आता है? हॉस्पिटल बोलो, सुदेश, किसका नाम आता है? एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो देयर आर पॉजिटिव्स टू इट एंड देयर आर नेगेटिव्स। यंग पेशेंट नहीं होते, यंग रिस्पेक्टफुल नहीं होते, कई बार यंग रिश्ते नहीं समझते, रिश्तों की वैल्यू नहीं समझते, यू नो। वो कांग्रेस में है, बट कांग्रेस को अपने आप को
रीइन्वेंट करना है या वेकअप करना है, एक टाइम आता है ना, मतलब गॉड नोज क्या कांग्रेस अभी भी अपने डाउनहिल ट्रेंड पे ही है कि फूक के राख होके कभी निकलेगी, वो पॉइंट आया नहीं है अभी, यू नो। तो बोथ हैव चैलेंजेस, बोथ की अपनी स्ट्रेंथ्स हैं जी, बहुत कुछ सुधार की जरूरत है कांग्रेस को। है ना, दोनों का अपना स्ट्रेंथ है, दोनों का अपना वीकनेस है, एज वुड बी विद एनी पार्टी। जी, अब अंबाला में निकाय चुनाव है, पूरे हरियाणा में है, क्या कुछ तैयारियां हैं मैम आपकी? देखिए हम अपने 32 के 32 वार्ड्स पे कैंडिडेट्स को खड़ा करने की तैयारी में हैं। जी, चेयरमैन कैंडिडेट जो नया इन्होंने अभी एक ये बोला है कि इट विल बी अ रिजर्व्ड सीट फॉर एससी वुमेन, तो उसने एक कहते हैं ना नई गेंद फेंकी है ग्राउंड में, नन ऑफ अस वर प्रिपेयर्ड, तो उसकी तैयारी है, कैंडिडेट ढूंढ भी रहे हैं, तैयार भी करेंगे, सपोर्ट भी करेंगे जी, एंड लेट अस होप। बाकी मैं निकाय चुनाव के बारे में जो शुरू में मंशा थी, जब निकाय चुनाव एक लोकल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट आया था, तो जहाँ तक मुझे ध्यान है एंड इफ आई एम करेक्ट, उसमें ये था कि इस चुनाव में पॉलिटिकल पार्टी नहीं आएंगी, ओके, इस चुनाव में बंदे लड़ेंगे, एंड मैं समझती हूँ वो इस चुनाव का सबसे खूबसूरत स्वरूप होता, क्योंकि जैसे ही पॉलिटिकल पार्टी आती है ना, वो इंटरवेंशन स्केल और सब बदल जाता है। इमेजिन पॉलिटिकल पार्टी अलाउड ना हो और व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप पे अपने वार्ड में खड़ा होना है, तो सोचिए कितनी बढ़िया उसमें अलग तरह की चीज निकल कर आ सकती बिल्कुल थी। बिल्कुल। खैर, बट दिस टाइम भाजपा चुनाव पे लड़ रही है, हाँ, कांग्रेस की भी क्लैरिटी नहीं है चुनाव पे, चिन्ह पे लड़ रही है कि नहीं लड़ रही है, एंड हम अपना कोशिश यही रखेंगे कि हम भी एक चुनाव चिन्ह रहे, हाँ, एक निशान रहे, ओके, एंड मैं समझती हूँ इस चुनाव में पॉलिटिकल बंदे का अपना पर्सनल रिलेशन और चेहरा बहुत मैटर करता है, जी, बहुत मैटर करता है। तो और आगे किसी भी पार्टी का बंदा हो, सारे ऑप्शंस खुले होते हैं, तो लोग अपने लिए बेस्ट चुने, है ना, दे शुड सेंड द बेस्ट फॉरवर्ड। क्या कुछ आप हरियाणा वासियों को संदेश आप देना चाहोगे? हरियाणा वासी को, हरियाणा एक बहुत बड़े चुनाव से निकल के आया है, हरियाणा ने वोट जहां करा है उसका रिजल्ट सबके सामने है, और हरियाणा की हैरानगी भी सबके सामने है जी, कि पीपल आर सरप्राइज्ड आल्सो, बटन भी दबे हैं और हैरानगी भी है कि कहाँ कैसे दबे हैं। बिल्कुल, पर जो भी है, मैं समझती हूँ कि हरियाणा जो है अपने लिए सरकार और पॉलिसी बेस्ट सुनिश्चित करे ऑलवेज, एंड यंगस्टर्स एंड विमेन, मैं समझती हूँ वी आर वेरी लकी, हमारे यहाँ पर आगे हैं दोनों के दोनों, युवा और महिला काफ़ी एक्टिव भी हैं, एंड दे आर द फ्यूचर, एंड आई बिलीव हरियाणा जो है अपने आप को अगर 36 बिरादरी का गढ़ बनाए और 36 बिरादरी में बटे ना जी, तो हमारे लिए सबसे खूबसूरत चीज़ होगी। आपकी क्या रणनीति है? आप निर्दलीय ही रहेंगे या फिर किसी पार्टी में भी, देखिए, या घर वापसी, मैं कहूँ कि घर वापसी कर सकते गॉड हैं? नोज किस पार्टी में क्या होएगा, वो तो इट्स एन ओपन एंडेड थिंग। आज की तारीख में तो हम निर्दलीय ही हैं जी, एंड वेरी ग्रेटफुल जो लोगों ने इतना आशीर्वाद और सपोर्ट दिया था। पार्टी जो भी रही हो, लोगों के साथ थे, मुद्दों के साथ थे, मुद्दों के साथ आज भी हैं। जी, तो अंबाला के साथ तो ही हैं, हालांकि अनिल विज जी भी कहते हैं मैं अंबाला के लिए काम करूंगा, जी, तो कुर्सी उन्हें स्टेट की चाहिए, जिम्मेवारी अंबाला की। ये भी एक बड़ी बात है, वो कहते हैं कि अंबाला की जनता मेरे लिए सबसे पहले है, मैं यहाँ के लिए काम करूंगा, मेरे को हरियाणा से कोई लेना देना नहीं है, ये बोल तो देते फिर आप हैं। हरियाणा की जिम्मेवारी क्यों उठा रहे हो? दे कौन रहा है? फिर लड़ाई किस बात की अगर हरियाणा के लिए काम ही नहीं करना है? आपको मंत्री पद छोड़ना चाहिए, विधायकी है, आप अंबाला के लिए विधायक बन के काम करें। मंत्री हैं तो पूरे हरियाणा के हैं, फिर ऐसी स्टेटमेंट्स भी मैं नहीं समझती अप्रोप्रिएट हैं, ये बहुत बड़ी चूक है। आपके लिए तो फायदेमंद है। किस तरह से? एक विपक्ष की भूमिका खुद ही निभा रहे। हाँ हाँ, वो तो बिल्कुल ही कर रहे हैं। नहीं नहीं, मेरे लिए फायदेमंद नहीं है जी, हमारा काम का क्या होगा। हाँ, हमें वी ऑल्सो नीड अ जॉब टू डू। जी जी, तो बाकी आई जस्ट से कि अंबाला जो है, काम उन्होंने, काम के नाम पे पैसा लाना एक बात होती है, उसे काम नहीं कहूँगी मैं। पैसा लुट गया, उड़ गया, खप गया, गड़ गया, ये तो आपने देखा ही नहीं। असली काम लाए हो तो उसको बिल्कुल सही तरीके से लगे, उसकी एक राखी, एक निगरानी भी तो आप ही का काम था जी, और बाकी लोगों को सम्मान देना भी काम होता है, यू नो, लोगों का मान सम्मान रखना, टीम बना के चलना, नीचे भी और ऊपर भी, ये भी एक काम होता है। जी, बात हो जाती है कभी कभार। हाँ जी, वीर साहब से बात हो जाती है कभी कभार। नहीं, मेरे को याद है मैंने 19 के चुनाव के बाद तो इन्हें कॉल किया था। जी,
आई हैड विश्ड हिम वेल। और फिर एक बार ये बीमार पड़े थे, तब मैंने इनसे कॉल करके बात करी थी अगेन जस्ट टू विश हिम। जी। और बड़े कर्टियस थे। एंड एक प्रोग्राम में हम साथ साथ हो गए थे। ओके। तो था वो भाजपा का प्रोग्राम, सुषमा स्वराज जी के लिए एक श्रद्धांजलि सभा रखी थी। तो मुझे बुलाया गया, तो सबने बोला चित्रा बेइज्जती कर देंगे तुम्हारी, तो बड़ा बुरा होएगा, वहां बुला के पीछे बिठा दें, कुछ भी कर दें। तो हमने कहा नहीं भी, बुलाया तो हम जाएंगे। जी। और वहां पर मैं ये जरूर कहूंगी, अनिल विज जी ने ये भी कहा कि इन्हें आगे बिठाओ, अपने साथ बिठाया। ओके। फिर मंच पे भी बुलवाया उन्होंने, एंड आई अप्रिशिएटेड हिम। मैंने मंच से उनको और पूरी टीम को सराहा भी। सुषमा स्वराज जी जैसी पर्सनालिटी के लिए इससे बड़ी श्रद्धांजलि नहीं हो सकती थी, बिल्कुल। कि सर्वदलीय लोग सबके सब आए वहाँ पे। बट वैसे हमारी कोई शिष्टाचार में बातचीत वगैरह नहीं होती है। नो, कोई बातचीत नहीं होती। नहीं, हम पक्के विपक्ष हैं। हाँ, पक्के हम उस तरह से दो पक्ष में अपने अपने खड़े हैं। जी। जब अंबाला में पीछे बाढ़ क्या आई थी, पानी आ गया था, यहाँ तक भी आया होगा शायद, तो वी सब किश्ती लेके चल रहे थे। क्या कर रहे थे? किश्ती हाँ, में किश्ती में चल रहे थे। और किश्ती को भी धक्का मार रहे थे लोग। ये भी नहीं था अपने साथ वालों को किश्ती में बिठा लो, बेचारे इनके जो सुरक्षा कर्मी थे उनके जूते कपड़े भी सारे भीग गए वहां पे। काफी मैं कहूँगी एक बहुत ही हॉरिबल सीन अंबाला ने उस वक्त देखा। एंड उस वक्त तैयारी अंबाला की, अंबाला प्रशासन की, अंबाला के विधायक की, और इनका रिस्पॉन्स बहुत कम था। इट वॉज लेस दैन एक्सपेक्टेड। सोशल अगर वर्क की काम करें तो आप सामाजिक संस्थाओं से जुड़े रहते हैं। आपने ब्लड डोनेशन की बात हो या फिर ये आंखों का शिविर लगाना, और आपने बाढ़ में भी बहुत अच्छा काम किया लोगों के लिए, तो ये प्रेरणा फिर कैसे मिलती है, कहाँ से आती है? ये तो मैंने आपको बोला ना, लोगों के साथ अगर आप रहो तो यू वांना डू इट। जी। और आप फंक्शनों में जाओगे और छोटी छोटी बच्चियां जब आपसे आके मिलती हैं, प्यार करती हैं, तो आपके मन में उठता है, यू नो, व्हाट कैन आई डू फॉर देम। एंड औरतें इतना आशीर्वाद देंगी, साथ देंगी। जी। तो मैं जितना भी सोशल वर्क करती हूँ, आई थिंक मेरा फेवरेट जो दिल के सबसे करीबी है वो हम करते हैं माँ बेटी वर्कशॉप्स। तो हम उसमें माँ को और बेटी को इनवाइट करते हैं, और फिर हम डॉक्टर्स को इनवाइट कर लेते हैं। फिर प्रेजेंटेशन, मीडिया, कई बार सैनिटरी नैपकिन लोग डोनेट करना चाहते हैं, हम उनको भी जोड़ लेते हैं। तो हम एक कोलैबोरेशन सा बना देते हैं यूँ। जी। तो उसमें फिर उनको मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे वर्कशॉप, लड़कियां आज की तारीख में सोशल मीडिया पे अवेयर होना बहुत जरूरी है। तो वो वर्कशॉप्स बड़ी अच्छी लगती हैं। एक आध बार हमने योग डे पे योगा वर्कशॉप्स भी कराई हैं, और हेल्थ अवेयरनेस, ये मेरे सबसे फेवरेट जी विमेन एंड चिल्ड्रन वाले प्रोजेक्ट्स होते हैं। बातचीत करने के लिए शुक्रिया मैम। थैंक यू सो वेरी मच। धन्यवाद। थैंक यू।